Dear student, welcome to our channel Study with DP Sir. Dear student, आज हम बात करेंगे क्लास 9 साइंस के चैप्टर फर्स्ट की हम बात कर रहे थे हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ में पिछले वीडियो में हमने बता दिया था कि पदार्थ किसे कहेंगे, यानी पदार्थ होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। पदार्थ की हमने अवस्थाओं की बात की थी कि सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, उसका वर्गीकरण कि हम किस किस आधार पर उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे पदार्थ के जो कण है। मैंने बताया था कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, तो उनको हम कहते हैं पार्टिकल्स। तो पदार्थ के जो कण है उनके गुणों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, और इसी वीडियो में हम बात करेंगे अवस्था परिवर्तन। क्या हम किसी ठोस को द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं, द्रव को गैस में परिवर्तित कर सकते हैं, या गैस को द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं, हम चेंज करेंगे कैसे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पदार्थ के कण। सबसे पहला जिसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिमान होते हैं, कि जो हमारे पास पदार्थ है उसमें जो कण है वो निरंतर गतिमान होते हैं। अब निरंतर गतिमान होंगे, इसको समझेंगे कैसे। तो आप एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं। आपने करना क्या है, एक ग्लास ले लेना है। तो एक ग्लास ऑफ वाटर आपने ले लेना है, एक पानी का गिलास ले लेना है, और इस पानी को गिलास को आपने मेज पे रख देना है। इसको हिलाना नहीं है, बस एक बार फिट आपने भर दिया, जैसे सपोज कीजिए आपने भर दिया, और इसको टेबल पे रख देना है। इसको आप हिलाएंगे नहीं, और इसमें आपने क्या करना है, कुछ भी इंक डाल देनी है। आपने इसमें इंक को डाल दिया, किसी भी कलर की, आप ब्लैक, ब्लू, रेड, कोई भी इंक डालोगे, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसके यूनिफॉर्मली, इसमें समान रूप से जो आपने इंक डाली थी वो इसमें जो है डिसॉल्व हो जाती है, इसमें अपने आप चले जाती है। जबकि हमने तो गिलास को हिलाया नहीं था। तो जब हमने गिलास को हिलाया नहीं तो ये इंक इस पूरे में कैसे फैल गई, क्योंकि यहां पर जो पार्टिकल थे वो निरंतर गतिमान थे। गतिमान होने की वजह से ही वो इंक इसमें क्या हो गई, जो स्याही हमने डाली थी वो यूनिफॉर्मली इसमें मिल जाती है। अब गतिमान होते किसकी वजह से है, तो जो पार्टिकल्स होता है उसमें पाई जाती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। तो ऐसा होता है गतिज ऊर्जा की वजह से। अब गतिज ऊर्जा पर थोड़ा इफेक्ट देख लेते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट देख लेते हैं। तो टेम्परेचर का इफेक्ट आप कैसे देखेंगे कि आपने क्या करना है, फिर वही एक्टिविटी कर लीजिएगा। आपने 2 गिलास पानी के लेने हैं, ये आपने एक गिलास ले लिया और ये दूसरा गिलास ले लिया। पानी दोनों में बराबर पानी लेना है, दोनों में आपने बराबर पानी ले लिया, और बराबर दोनों में शुगर ऐड कराओ। तो आपने चीनी ऐड करानी है। सपोज कीजिए आपने इसमें भी 1 चम्मच चीनी डाली, और इसमें भी आपने क्या किया, 1 चम्मच चीनी को डालना है। एक पानी आपने लेना है गर्म पानी, एक गिलास में आपने गर्म पानी लेना है, और एक गिलास में आपने ठंडा पानी लेना है। जब आप ऑब्जर्व करोगे, इसमें आप देखना है कि किसमें चीनी पहले उगेगी। गर्म पानी वाले में चीनी पहले उगेगी या ठंडे पानी वाले में चीनी पहले उगेगी। तो आप ऑब्जर्व करेंगे, जब आप देखेंगे कि जो गर्म पानी था उसमें चीनी पहले डिसॉल्व हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ, आपने तो पानी बराबर ले रखा है, चीनी आपने बराबर डाली हुई है, तो गर्म पानी में जल्दी क्यों घुल गई, क्योंकि जो गर्म पानी है उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी जो गतिज ऊर्जा है वो ज्यादा होती है, और जितनी ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी उतनी जल्दी पार्टिकल डिसॉल्व हो जाएगा इसमें। तो ऐसा होता है गतिज ऊर्जा की वजह से। तो ये आप दोनों प्रैक्टिकल कर सकते हैं घर में आसानी से इजीली। शुगर भी आपको मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, हॉट वाटर मिल जाएगा, कोल्ड वाटर मिल जाएगा। तो आप इस एक्टिविटी को घर में कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट था कि पदार्थ के कण निरंतर गतिमान होते हैं। अब हम अगले गुण पे जाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जो पदार्थ के कण हैं, तो पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्पेस होता है, रिक्त स्थान होते हैं। तो पदार्थ मैंने ऐसे बताया था
आपके पास सॉलिड बनाया होगा, लिक्विड बनाया होगा, गैस बनाए होंगे, सारे पार्टिकल तो दिखाए होंगे। इनके बीच में, प्रत्येक पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब एक्टिविटी से कैसे समझें इस चीज को, बहुत आसान है समझने के लिए। आपने क्या करना है, एक गिलास पानी लेना है, सब आप घर में आसानी से कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आपने एक गिलास पानी ले लेना फिट, सपोज कीजिए आपने पानी से गिलास को यहां तक भर दिया और उस पर आपने क्या करना है, मार्क कर देना कि हमने पानी का लेवल यहां करना है। जब आप मार्कर से मार्क कर देंगे कि पानी का लेवल कहां तक था, तो अब होगा क्या यहां पर, अब आप इसमें कुछ शुगर को ऐड करा देंगे। अब जब आप शुगर ऐड कराओगे तो शुगर ऐड कराने पर क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आप उसमें एक और सब्सटेंस डाल रहे हैं, तो क्या हो जाना चाहिए, लेवल बढ़ जाना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे जब चीनी पूरी डिसॉल्व हो जाएगी तो पानी का लेवल जहां पहले था वहीं पर रहता है। तो पानी का लेवल क्यों नहीं बढ़ा, इससे क्या सिद्ध होता है, तो इसका मतलब है क्योंकि जो यहां पर पानी के पार्टिकल थे, पानी के जो कण थे, इनके बीच में खाली स्थान था, रिक्त स्थान था, और उसी रिक्त स्थान को जो ये शुगर के पार्टिकल आपने मिलाए, शुगर के पार्टिकल ने उनके बीच में जो रिक्त स्थान थे उनको भर देते हैं। इसलिए जो ये लेवल था यहां पर, ये इंक्रीज नहीं होता है। तो इस एक्टिविटी से आप समझ सकते हैं कि पदार्थ के जो कणों के बीच है रिक्त स्थान पाए जाते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एक दूसरे को टाइटली हेल्ड रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, और जिस फोर्स से वो पकड़ के रखते हैं उसको हम आकर्षण फोर्स यानी आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इसको आप कैसे एक्टिविटी से समझेंगे, इसके लिए एक्टिविटी आपने करना क्या है, जो टैप वाटर होता है, जहां पर आपके नल लगे होंगे, तो आपने क्या करना है, टैप से थोड़ा नीचे पानी को खोल देना है, जैसे आप खोलेंगे, और उसमें उंगली डाल देंगे पानी के धार में। तो वहां पर होगा क्या, पानी दो भागों में विभक्त हो जाएगा, क्योंकि आपने बीच से उसको काट दिया। लेकिन जब आप नीचे ऑब्जर्व करेंगे तो फिर से एक ही धार बन जाती है, जबकि आपने पानी को ऊपर दो भागों में बांट दिया था, उसके बावजूद भी पानी के नीचे एक ही धार बन जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनके बीच आकर्षण बल है, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर देते हैं। तो कोई भी पदार्थ हो, पदार्थों के बीच जो कण होते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से टाइटली पकड़े हुए रहते हैं, जकड़े हुए रहते हैं। अब अगर बात करें इन तीनों की, कि हमने पढ़ा कि पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिमान होते हैं, दूसरा हमने पढ़ा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, और तीसरी चीज हमने पढ़ी कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो हमने पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ाई थी आपको कि पदार्थ की अवस्थाओं में आता है ठोस, ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस, द्रव और गैस में क्या सब में ये समान होता है या अलग अलग होता है, सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो अगर हम पहले की बात करें, पदार्थ के कण निरंतर गतिमान होते हैं, तो ये गैस के जो कण होते हैं ये सबसे अधिक गतिमान होते हैं। फिर द्रव के कण कम गतिमान होंगे इससे, और जो ठोस के हैं, ठोस के जो कण होंगे वो सबसे कम गतिमान होते हैं, वो एक दूसरे को बहुत टाइटली पकड़ के रखते हैं, इनके कण जो है बहुत कम गतिमान होते हैं। ऐसी पदार्थ के कणों के बीच अगर रिक्त स्थान की बात करें तो गैसों के बीच बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होता है, द्रव के बीच इंटरमीडिएट, ठोस से ज्यादा और गैस से कम, तो द्रव, और सबसे कम आपके पास होता है ठोस के बीच। अब ठोस के कणों के बीच जो रिक्त स्थान बहुत कम होता है, इसीलिए आपके पास जो ठोस हैं ये रिजिड होते हैं, इनका जो वॉल्यूम होता है, जो शेप होती है, वो सारी डेफिनेट हो जाती है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल, तो आकर्षण बल इनका अपोजिट हो जाएगा, ठोसों के बीच सबसे अधिक आकर्षण बल होता है, इसी वजह से भयंकर रिजिड होते हैं, आप उनको आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो बॉन्ड है, जो फोर्स है, वो स्ट्रॉन्ग है। और ठोस से कम होता है द्रव में, और सबसे कम आपके पास होता है गैस में। तो ये थे हमारे पदार्थ के कणों के
जो पदार्थ के कण है उनके कैरेक्टरिस्टिक यानी उनके गुण हमने ये तीनों देख लिए। और जो मैंने एक्टिविटी आपको बताई है उनको जरूर आप एक बार घर में करेगा, आप उससे क्या हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे और फिर आप उनको परमानेंट भी सीख लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन दैनिक जीवन में आपने बहुत सारे एग्जांपल कई ऐसे देखे होंगे जहां पर अवस्था परिवर्तन आपने देखा होगा। अब अवस्था परिवर्तन करेंगे कैसे, किसी की स्टेट को चेंज करेंगे कैसे? तो अवस्था परिवर्तन, अवस्था यानी ठोस द्रव गैस आपके पास है, इनको आप कैसे चेंज कर सकते हैं? तो दो तरीके आपके पास हैं, दो तरीके से आप अवस्थाओं को परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पहला आपके पास है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, तापमान को चेंज करके, तापमान के परिवर्तन से। और दूसरा है बाय चेंजिंग द प्रेशर यानी दाब परिवर्तन से। यानी अगर आप दाब परिवर्तन करें और तापमान परिवर्तन करें तो आप अवस्थाओं को परिवर्तित कर सकते हैं। अब अवस्थाएं परिवर्तित होंगी कैसे, किस किस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो अवस्था परिवर्तन में सबसे पहले आप ठोस को आप द्रव में कन्वर्ट कर सकते हैं और द्रव को आप गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी अपोजिट, गैस को आप द्रव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, द्रव को आप ठोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट ठोस को बिना द्रव में बदले हुए इसको सीधा कन्वर्ट कर सकते हैं गैस में, और गैस को भी आप बिना द्रव में बदले हुए डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं ठोस में। तो अब हम यहां पर करेंगे एक एक करके एग्जांपल सहित आपको समझाते हैं कि ठोस को द्रव में जब हम परिवर्तित करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, या इसमें जो भी टर्मिनोलॉजी आएंगे एक एक करके हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं तापमान को चेंज करके, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। जब हम तो अब हम बात करेंगे यहां पर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, तापमान को चेंज करके आपने अवस्था परिवर्तन करनी है। तो पहली आपके पास आ जाता है ठोस को आपने कन्वर्ट करना है द्रव में, यानी सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। अब सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड यानी इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। फ्यूजन जहां पर क्या होगा कि ठोस, कोई भी ठोस हो, जब आप उसको गर्म करेंगे, क्योंकि आप बाय चेंजिंग द टेम्परेचर कर रहे हैं, अब आपने टेम्परेचर में चेंज लाना है। चेंज क्या है, कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो आपने यहां पर किसी ठोस को हीट करना है, गर्म करना है, और गर्म करने पर अगर वो द्रव अवस्था में चेंज हो जाता है तो ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास सॉलिड आइस आपने ले ली, आपके पास बर्फ है, अब बर्फ को आपने गर्म करना है, इसको हीट करना है, तो बर्फ को गर्म करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। अब जो आइस है इसकी स्टेट आपके पास है सॉलिड, और ये कन्वर्ट हो गया वाटर, वाटर की स्टेट आपके पास हो गई लिक्विड। अब एक चीज यहां पर आ जाता है और वो है आपके पास मेल्टिंग पॉइंट। समझेगा, मेल्टिंग पॉइंट किसे कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट यानी एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। जिस टेम्परेचर पर सॉलिड आपके पास लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, ऐसे टेम्परेचर को हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और जो ये प्रोसेस हो रही है सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, उस प्रोसेस का नाम आपके पास है फ्यूजन। अब एक चीज आप देखिएगा तो प्रैक्टिकल करेंगे, एक्टिविटी से इस चीज को समझेगा कि आपने क्या करना है, एक बीकर ले लेना है, या घर में आप इसको कर सकते हैं, बीकर ले लिया आपने, और इस बीकर में आपने जो है आइस डाल देनी है, बर्फ डाल देनी है, आपने बर्फ से भर दिया, और इसमें साथ में एक आपने थर्मामीटर चेक करने के लिए डाल देना है कि ये किस टेम्परेचर पर आपके पास मेल्ट हो रहा है। कोई भी सॉलिड ले सकते हैं, और आपने यहां बर्नर ले लेना है और बर्नर से आपने इसको हीट करना है।
तो जैसे ही आप इसको हीट करना शुरू कर दोगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये बर्फ के जो टुकड़े हैं ये बर्फ पिघलने शुरू हो जाएगी, धीरे 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 बर्फ पिघलने शुरू हो जाएगी। अब भी आपने इसको कंटिन्यूअसली हीट करना है। जब आप इसको कंटिन्यूअसली हीट करते हैं तो उसके बावजूद भी जो थर्मामीटर आपने डाला हुआ है इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। ऐसा क्यों? अब यहां पर प्रश्न आ जाता है कि हम तो इसको कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हैं, तो हीट कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है जब तक लास्ट पीस ऑफ आइस यहां से मेल्ट ना हो जाए। यानी जब तक लास्ट टुकड़ा भी बर्फ का नहीं पिघल जाता है तब तक इसका तापमान बढ़ता नहीं है, जबकि हम इसको रेगुलर हीट कर रहे हैं। तो इसके लिए एक टर्म आती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गुप्त ऊष्मा की बात हो रही है, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपके पास क्या होगी कि जो आप इसको हीट दे रहे हैं ये उस हीट का उपयोग स्टेट को चेंज करने में कर रहा है। जितना भी आप इसको गर्म कर रहे हैं तो ये जो सॉलिड है ये इस हीट को लेकर स्टेट को चेंज कर देता है। इसलिए जो आपके पास थर्मामीटर है इसमें ये टेम्परेचर बढ़ा हुआ आपको मिलेगा नहीं जब तक लास्ट पीस इसका मेल्ट नहीं हो जाता है। जैसे पूरी बर्फ मेल्ट हो जाएगी तो उसके बाद अगर आप हीट करेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहां से बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी जो वाटर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ऐसा होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दूसरी बात कर लेते हैं, अब हमने कन्वर्ट कर दिया सॉलिड को लिक्विड में, हम क्या कर सकते हैं, अब लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, हम लिक्विड को कन्वर्ट कर सकते हैं गैस में। अब वही चीज आपके पास, आपने बर्फ को क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया, अब आपके पास वाटर बन गया। अब वाटर को आपने सेम प्रोसेस, वाटर लेना है और वाटर को आपने हीट करना है। आपने बर्नर ले लिया, बर्नर से इसको हीट करना है और इसमें आपने थर्मामीटर डाल देना है इसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करने के लिए। तो जैसे ही आप देखेंगे कि आप इसको हीट करेंगे, एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जहां पर ये वेपर फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, गैसेस बननी शुरू हो जाएंगी। तो उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पर ये यहां से वेपर फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, ऐसे टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है, तो वाटर को जब आप हीट करेंगे तो जैसे ही इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो ये वेपर फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी जिस भी टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड है वो वेपर फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, गैसेस फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, तो ऐसे टेम्परेचर को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और जो ये प्रोसेस हो रही है जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। ये आपके पास टर्म आ जाती है वेपोराइजेशन। अब वेपोराइजेशन में होगा क्या, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। और जिस टेम्परेचर पर ये ऐसी घटना होगी, वेपर बनने की घटना होगी, उसको हम उसका कह देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां पर भी वही कंडीशन आती है कि ठीक है ये 100 डिग्री सेल्सियस पर ये वेपर फेज में बनना कन्वर्ट हो गया। अब आप उसके बाद भी इसको कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इसका टेम्परेचर 100 प्लस जा ही नहीं रहा है, जबकि आप उसको कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हैं। तो यहां पर आ जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी जो गुप्त ऊष्मा है, तो वेपोराइजेशन में चेंज हो जाती है। यहां पर क्या हो रहा है, जो लिक्विड है जो आप हीट दे रहे हैं वो वाटर क्या कर रहा है, स्टेट बदलने में उस हीट का यूज कर देता है, इसलिए यहां पर भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तो ये आपके पास हो गया, नेक्स्ट हो गया लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। अगर आपके पास आता है कि आप डायरेक्ट सॉलिड को, जो सॉलिड है, सॉलिड को डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं गैस में।
सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस। अब सॉलिड को, कई ऐसे सॉलिड हैं जिनको आप हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद वो लिक्विड स्टेट में ना आकर बल्कि डायरेक्ट गैसेस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। ये ध्यान रखिएगा टर्म सब्लिमेशन। सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसेस, तो ये प्रोसेस हो जाएगी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे कैम्फर हो गया, कपूर हो गया। तो कपूर को जैसे ही आप हीट करते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता है, ये सीधा कन्वर्ट हो जाता है गैस में। ऐसी अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसको भी आप हीट करेंगे तो हीट करने के बाद ये भी सीधा गैस फेज में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी आयोडीन हो गया। अदर एग्जांपल जैसे घरों में नैप्थलीन हो गया, आपने देखा होगा, जो गोलियां व्हाइट गोलियां रखी हुई होती है, कपड़ों के बीच आप रख देते हैं, तो कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि गोलियां वही भाई नहीं, जबकि वहां पर कुछ उसने अपना पदार्थ छोड़ा हुआ भी नहीं है, तो सीधा कन्वर्ट हो जाता है किस फेज में? गैस फेज में। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। अब नेक्स्ट हम यहां से देख लेते हैं, हमने क्या करता है, ठोस को द्रव में कन्वर्ट कर दिया, द्रव को गैस में कन्वर्ट कर दिया, ठोस को डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया हमने गैस फेज में। अब हम उल्टा करेंगे, गैस को द्रव में कन्वर्ट करेंगे। तो गैस को द्रव में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, गैस को अगर हमें द्रव में कन्वर्ट करना है, अब हम टेम्परेचर को कम करेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, अब हम टेम्परेचर कम करेंगे। तो गैस के टेम्परेचर को जब आप कम करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, यानी संघनन। ये आपके पास हो जाएगा संघनन, कि जहां पर क्या होगा, गैस कन्वर्ट इनटू द्रव, तो गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, तो ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं संघनन। तो यहां पर हो जाएगा संघनन। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, द्रव को ठोस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपने टेम्परेचर को और कम करना है, यानी आप इसको फ्रीज करना है, तो टेम्परेचर को कम करना आपके पास, इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, यानी जमना, सॉलिडिफिकेशन। अब आपने द्रव का जो था आपके पास, उसके टेम्परेचर को डिक्रीज कर देना है। अब टेम्परेचर कम करेंगे तो कन्वर्ट हो जाता है ठोस में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। और जिस टेम्परेचर पर ये प्रोसेस होगी, जिस टेम्परेचर पर सॉलिडिफिकेशन बनना शुरू हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट। आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये था आपके पास बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अब बाय चेंजिंग द टेम्परेचर को हम जो है एक सीधा ग्राफ से समझ लेते हैं, एक डायग्राम के हेल्प से समझ लेते हैं कौन कौन से इसमें प्रोसेस आ रहे हैं, मेथड आ रहे हैं। तो देखिएगा, हमने कन्वर्ट किसको किया, आपके पास था ठोस को आपने कन्वर्ट किया द्रव में, तो ये आपके पास द्रव है। द्रव को आपने कन्वर्ट किया गैस में, तो ये प्रोसेस हमने की थी। अगर आप ठोस को द्रव में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन, गलन हो गया। और जिस टेम्परेचर पर ये होता है उसको हम उसका बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। वो आपके पास आ जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। अब द्रव को कन्वर्ट किया गैस में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपोराइजेशन। द्रव यानी आपके पास लिक्विड कन्वर्टेड टू गैसेस, ये हो जाएगा वेपोराइजेशन। और जिस टेम्परेचर पर ये होगा, ये इसका कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, ठोस को आपने डायरेक्ट कन्वर्ट करना है गैस में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। ये हो गया आपके पास सब्लिमेशन। ऐसी गैस को ठोस में कन्वर्ट करना है, तो गैस को ठोस में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को भी सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो
तो सब्लिमेशन से दोनों के लिए, ठोस गैस में या गैस ठोस में, दोनों कंडीशन में हम इसे कहते हैं सब्लिमेशन। लेकिन गैस को द्रव में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ये आपके पास हो जाता है कंडेंसेशन यानी संघनन। और ऐसी द्रव को ठोस में कन्वर्ट करना ये आपका कहलाता है सॉलिडिफिकेशन। तो सॉलिडिफिकेशन या आपका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। तो ये आपके सारे इसमें आ जाएंगे, टर्म आ जाएंगी कि सब्लिमेशन क्या हो गया, ठोस को हम परिवर्तित कर देंगे गैस में। सॉलिडिफिकेशन क्या हो जाएगा, द्रव को कन्वर्ट करेंगे ठोस में। फ्यूजन, ठोस को कन्वर्ट करेंगे द्रव में। द्रव को गैस में वेपोराइजेशन और गैस को द्रव में कंडेंसेशन। तो ये था बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। आपने टेम्परेचर को क्या किया, चेंज किया, और स्टेटों को आप इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, पदार्थ की अवस्थाओं को आप परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बाय चेंजिंग द प्रेशर, दाब में परिवर्तन। दाब में परिवर्तन से भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी आपने टेम्परेचर बढ़ाना है घटाना है तो उसकी हेल्प से भी आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे घरों में आपने देखी होगी, जैसे एलपीजी हो गई, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गई, या जैसे आपने लैटर देखे होंगे, तो लैटर में या एलपीजी जो सीएनजी होती है, ये सिलेंडरों में जो भरी होती है ये हमेशा द्रवित फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। अब लिक्विड फॉर्म में बनेगा कैसे कि जो गैस थी आपके पास, इस गैस पर आपने क्या करना है, दाब लगाना है, प्रेशर बढ़ाना है। जब आप दाब लगाएंगे तो आपने पढ़ा था कि गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो जब आप प्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे, प्रेशर लगाएंगे तो पार्टिकल पास पास आ जाते हैं, और जब इतने पास आ जाएंगे कि वो द्रव की स्टेट में आ जाएंगे तो उसको हम वहां पर द्रवित बन जाती है वो चीजें। फिर जैसे आपने लैटर को देखा होगा कि लैटर के अंदर आपके पास एक लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे ही हम उसको प्रेस करते दबाते हैं तो उसके बाद बाहर फिर गैस निकल जाती है, क्योंकि जैसे वो हमारे एटमॉस्फेयर में आता है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है, और जैसे ही प्रेशर कम होगा वो फिर से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे आप अगर और प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसके बाद क्या हो जाएगा, और जैसे आपके पास गैस था, आपने प्रेशर को बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ाने पर वो द्रवावस्था में आ गया। अगर आप और बढ़ाएंगे तो फिर आ जाता है गैस स्टेट में। जैसे आपके पास क्या हो गया, जैसे हम कहते हैं ड्राई आइस, सॉलिड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जैसे आप प्रेशर कम करोगे, प्रेशर हटाएंगे, डिक्रीज करेंगे तो ये फिर से कन्वर्ट हो जाता है गैस फेज में। लेकिन अगर आप यहां प्रेशर बढ़ाओगे गैसेस में तो ये सॉलिड स्टेट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब एक टर्म लास्ट यहां पर थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होगा क्या आपके पास, जैसे हमने पढ़ लिया वेपोराइजेशन एंड इवेपोरेशन, इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि वाष्प बनना, वाष्प बनना। तो वाष्प वेपोराइजेशन में भी बन जाती है और इवेपोरेशन में भी वाष्पीकृत होता है, वाष्प बन जाती है। इन दोनों में अंतर क्या है, तो जो वाष्पीकृत आपके पास है, जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन मेन चीज है को सरफेस फिनोमेना है, ये घटना जो है सरफेस पर होगी, पहली चीज ये, और ये किसी भी टेम्परेचर पर स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। इसके लिए फिक्स नहीं है कि इतना ही होना चाहिए, और बिलो देन मेल्टिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट किसी भी आपके पास जो लिक्विड है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर जब वो वेपर फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। जैसे इवेपोरेशन के लिए आपने देखा होगा, जैसे कपड़े आप सुखाने डाल देते हैं तो वो बॉयल नहीं होता है उतना, वो इवेपोरेशन होना शुरू हो जाता है, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे पहले ही वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, वेपर बनने स्टार्ट हो जाता है, तो वो जो फिनोमेना है वो कहलाता है इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो इवेपोरेशन में जैसे बताइए कि ये आपके पास सरफेस फिनोमेना है, तो सबसे पहले जो सरफेस एरिया है
जो सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया पर इफेक्टेड होता है इसका। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही जल्दी इवेपोरेशन होगा। आपने क्या करना है कि सपोज कीजिए 10 ml वाटर आपने लिया एक गिलास में, एक गिलास में आपने 10 ml वाटर ले लिया और एक आपने प्लेट ले ली और प्लेट में भी आपने 10 ml वाटर ले लिया। अब आप सेम टाइम कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व करेंगे तो जो आपके पास प्लेट थी, प्लेट से इवेपोरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। अगला इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, तापमान का। तो टेम्परेचर का जितना ज्यादा आप टेम्परेचर दोगे, जितनी ज्यादा आप इंक्रीज हीट दोगे तो हीट पर इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है जैसे ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, नमी। तो ह्यूमिडिटी अगर आपके पास पहले से ही ज्यादा है, यानी नमी पहले से ही ज्यादा है, तो ह्यूमिडिटी बढ़ने पर जो इवेपोरेशन है वो कम हो जाता है। जैसे गर्मियों में आपने देखा होगा, तो गर्मियों के टाइम क्या हो जाता है कि जैसे हमें स्वेटिंग होती है, पसीना होता है, तो तुरंत सूख जाता है, क्योंकि जो नमी वायु है, वायु में नमी कम होती है, ह्यूमिडिटी कम होती है। वहीं अगर बरसात के टाइम आप देखेंगे, जब बरसात का सीजन होता है टेम्परेचर लगभग वही रहता है, लेकिन उस टाइम जो स्वेटिंग होती है उसको सूखने में टाइम लगता है, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वातावरण में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई रहती है। तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से इवेपोरेशन की प्रोसेस स्लो हो जाती है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्टेड करते हैं। तो आज हमने देख लिया इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन, दोनों को क्लियर रखिएगा। वेपोराइजेशन एक फिक्स टेम्परेचर पर होगा, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा जहां पर वो वेपर फेज में कन्वर्ट होगा। लेकिन किसी भी टेम्परेचर पर जब वेपर फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से कम के तापमान पर जब कोई लिक्विड वेपर फेज में कन्वर्ट होता है तो उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।